नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट पे कुल 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों का पेपर होगा। यदि पुराने पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करें, हालांकि विज्ञप्ति आने के पश्चात हो सकता है पाठ्यक्रम में संशोधन हो और ये भी हो सकता है कि पाठ्यक्रम में कोई भी संशोधन नहीं हो। अभी हम पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। पहला उसमें टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट के विशेष संदर्भ में। दूसरा उसमें टॉपिक है मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, गणित, भाषा हिंदी और इंग्लिश है। तीसरा टॉपिक करंट का है। चौथा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और पांचवा टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट का। आज हम चर्चा करेंगे इसमें से राजस्थान का इतिहास, आईएनएम एवं भारत का इतिहास, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के विशेष संदर्भ में भारत का इतिहास एवं राजस्थान का इतिहास। यह कुल 8 टॉपिक में बटा हुआ है। ये जो पहला सब्जेक्ट है आपका, इसको सब्जेक्ट यदि हम माने राजस्थान का इतिहास और भारत के इतिहास को यदि सब्जेक्ट मान लिया जाए तो इसमें कुल 8 टॉपिक हैं। जिसमें पहला टॉपिक है मौर्य एवं गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य का विकास। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, स्मार्ट तैयारी कैसे करें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे चर्चा करूं। जब आप मौर्य और गुप्त काल की कला की बात करते हैं, विज्ञान की और साहित्य की बात करते हैं, तो मौर्यकालीन साहित्य इंडिका और अर्थशास्त्र पर केंद्रित है। गुप्तकालीन साहित्य की यदि हम बात करें तो कालिदास का साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुप्तकालीन विज्ञान में बहुत उपलब्धियां हुई हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हों या अन्य बहुत सारे उपलब्धियां भी गुप्त काल में हुई हैं। और गुप्त काल में कला का भी चहुमुखी विकास हुआ है। तो आप इस टॉपिक को इस रूप में समझें कि मौर्य काल एवं गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के विकास को पढ़ना है, डेवलपमेंट को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसमें आपका है प्राचीन भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान। इसमें आपको जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उनको पढ़ना है। उनके संस्थापक कौन थे ये देखना है। और यदि किसी विश्वविद्यालय में कुछ विशेष उपलब्धियां थी, जैसे कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा प्रमुख विश्वविद्यालय था, ह्वेनसांग जब भारत में आया तो उसने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ली, कौटिल्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के नाम पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान, ये दूसरा टॉपिक है इसमें। और इसी में एक टॉपिक और है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है, अब उसका विदेशों में प्रसार हुआ है स्थापत्य के रूप में, धर्म के रूप में। जैसे बौद्ध धर्म भारत से ज्यादा भारत के बाहर फला है, फूला है। उसके अलावा स्थापत्य में कंबोडिया के मंदिर, अंगकोर वाट का मंदिर, बोरोबुदुर के जो मंदिर हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है शिक्षा का ब्रिटिश काल में प्रसार। अब शिक्षा के लिए क्या हुआ, 1813 और 33 के एक्ट में क्या प्रावधान थे, 1854 का वुड डिस्पैच जो है उसको पढ़ना है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। उसके पश्चात हंटर आयोग, सैडलर आयोग, जो भी आयोग रहे हैं उनमें प्रमुख प्रावधान क्या थे, किसके कार्यकाल में वो पारित हुए, उनको पढ़ना है। इसके अलावा 1857 ईस्वी की क्रांति भी तीसरे टॉपिक में है। और इसी में है राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियां आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट के महत्वपूर्ण नेता। मैं पिछले वीडियो में जो स्मार्ट तैयारी को लेकर था उसमें मैं बता चुका था कि जब तक आपको पाठ्यक्रम कंठस्थ नहीं होगा तब तक हो सकता है आपकी तैयारी दिशा से भटक जाए। अब आईएनएम के महत्वपूर्ण नेता आपको पढ़ने हैं। कुल 10 महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आप तैयारी के दौरान जब भी आप उस नेता से संबंधित कुछ भी तथ्य या अवधारणा को पाएंगे तो उसे इंपॉर्टेंट मान लें। इन 10 महत्वपूर्ण नेताओं में है बंकिम चंद्र। अब साहित्य में बंकिम चंद्र का जो योगदान है, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर हो या फिर
सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है आनंद मठ में, उसको लेकर हो। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो भी योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में, और स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा और साहित्य की, समाचार पत्रों की भी बड़ी भूमिका थी, उस संदर्भ में भी इसको समझें। लाल, बाल और पाल, ये तिकड़ी हैं, तीन लोग हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। अब लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध करते हुए लाठियां खाई और अंततोगत्वा उनका निधन भी हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने, जिसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने शिवाजी उत्सव भी चलाया। तो कब इन्होंने प्रारंभ किया, इनकी प्रमुख पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। विपिन चंद्र पाल जो भी क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं, उनकी प्रमुख पुस्तकें और संगठन जिनसे वो जुड़े रहे वो पूछे जा सकते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे। 1925 और 1938 में जो स्थापना हुई। भगत सिंह भी आज भी रोमांच पैदा करते हैं युवाओं में, उनके बारे में पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के भी वो सदस्य रहे, जिसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, जो आज वर्तमान में क्रिकेट का मैदान है। उसके अलावा वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उसकी प्रमुख पुस्तकें पूछी जा सकती है, उनके संगठन पूछे जा सकते हैं। सुखदेव और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 2-3 केस लगाकर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासबिहारी बोस बहुत महत्वपूर्ण है, और सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से इन 10 व्यक्तित्वों को, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो आपको पढ़ना है। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, इसमें 3 प्रमुख व्यक्तियों को पढ़ना है। राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की, बहुत सारी किताबें लिखी, और एक तरीके से पूर्व और पश्चिम सभ्यता का मिलन बिंदु राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, वेदों की और लोटों का नारा दिया। विवेकानंद, जिनकी ख्याति 2-3 बहुत बड़ी बातों को लेकर है, इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, ज्ञान योग, कर्मयोग आदि बहुत महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, और शिकागो की विश्व प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को कोई नहीं भूल सकता। तो इस प्रकार से सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में 3 व्यक्तियों को पढ़ना है। उसके बाद आपका 5वां नंबर का टॉपिक है सिलेबस में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। अब आपको 1857 की क्रांति में पहले 3 नंबर टॉपिक में था, तो अब यहाँ पर आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। कहाँ कहाँ क्रांति हुई, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, किसान और मजदूर आंदोलनों को पढ़ना है। और ये पर्टिकुलर राजस्थान की ही बात चल रही है, क्योंकि 5 नंबर के टॉपिक में आप देखें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, किसान, मजदूर आंदोलन, फिर विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। तो इस प्रकार से ये 5 जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको भी आपको पढ़ना है। 6 नंबर का जो टॉपिक है वह टॉपिक है शिवाजी एवं मराठा स्वराज। इसके बारे में पढ़ना है। राजपूत राज व्यवस्था जो पॉलिटी थी उसके बारे में पढ़ना है। और 7वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्य समाज एवं संस्कृति को भी आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। ये 6 नंबर का टॉपिक है। 4 नंबर का टॉपिक बीच में एक रह गया था, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी के आने के पश्चात 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए, और इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के ही जोधपुर के लक्ष्मी मल सिंघवी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव दिया था, उस पर अमल किया गया। तो गांधी जी एक प्रवासी के रूप में लगभग 30 से अधिक साल वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, उसके बाद भारत आए। इसी के कारण उनके आगमन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भारत की सरकार मना रही है। लेकिन गांधी जी के आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह की जो रणनीति अपनाई, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जो गतिविधियां थी, वो चाहे चंपारण में अप्रैल 1917 को 3 खटिया पद्धति हो, या फिर अहमदाबाद के मील मजदूरों की हड़तालों में उनकी हो, या खेड़ा के जो आंदोलन हो उसमें उनको योगदान हो। लेकिन गांधी जी की रणनीति इतनी बेहतर थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। ये गांधी की रणनीति के संदर्भ में हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि महात्मा गांधी से सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो।
महात्मा गांधी पर मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो मैंने साफ बताया कि कितनी बेहतरीन रणनीति के साथ महात्मा गांधी चलते थे। और इसके अलावा महात्मा गांधी के जो भी समझौते हुए हैं, चाहे वो गांधी इरविन समझौता हो या पूना समझौता हो, बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे सवाल पूछे गए। आपके फर्स्ट स्किल में भी सवाल पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में मान्यता मिली। एक वीडियो में बनाऊंगा जो इस बात को लेकर होगा कि कोई भी सवाल क्यों पूछा जाता है। इस पर भी एक वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। तो महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन को आपको पढ़ना है। और इसके अलावा 7वां टॉपिक है भक्ति आंदोलन एवं सांस्कृतिक समावेश। इस बिंदु में हम ये देखेंगे कि सूफी और जो भक्ति आंदोलन है वो किस प्रकार से तालमेल होता है, शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, भाषा, साहित्य, कला एवं स्थापत्य की मुगल काल में विकास। बेसिकली आपको यहाँ पर मुगल कालीन शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला और स्थापत्य का पढ़ना है। भाषा की बात करें तो मुगलों की फारसी राजकीय भाषा थी। साहित्य का जबरदस्त विकास हुआ, बहुत सारे इतिहास लेखक हुए हैं, दरबारी लेखक हुए हैं, स्वतंत्र लेखक भी हुए हैं। कला में शाहजहाँ का काल स्वर्ण काल था। स्थापत्य में उसने जो भी निर्माण करवाए वो आज भी हमें अभिभूत करते हैं। तो इस प्रकार से मुगल कालीन शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला एवं स्थापत्य को पढ़ना है। और अंतिम टॉपिक है जो राजस्थान से संबंधित है, महाराणा प्रताप एवं मुगलों से संघर्ष। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान का इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विशेष संदर्भ में भारत का इतिहास, इस टॉपिक के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा की है। आगे और वीडियो भी अपलोड होंगे। आरपीएससी क्रैकर को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। वंदे मातरम।